और अब बात करेंगे कर्मयोगी के विजय रथ की, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। प्रचार किया भी जा रहा है और नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। और वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर से नामांकन दाखिल किया है और इसके साथ ही सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने 300 सीटों से ज्यादा जीतने का दावा भी किया। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। आपको यह भी बताएं कि नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया था और इस जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। वहीं सीएम योगी अपने कार्यकाल में हुए कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। सीएम योगी को इस सीट से चुनाव लड़वाकर बीजेपी पूर्वांचल को साधने की तैयारी में जुटी हुई है और कोशिश ये है कि पूर्वांचल जीत को अजय रखा जाए, जो अभी तक रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देश के लिए सबसे हॉट सीट गोरखपुर बन गई है, क्योंकि विधानसभा का ये क्षेत्र गोरखपुर की उस संसदीय सीट में आता है जहां से योगी आदित्यनाथ 5 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। और खास बात यह है कि जिस गोरक्ष पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं, वो इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान योगी के पक्ष में अब तक पड़ने वाले वोट तो यही बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ वहां से अजय रहे हैं। अमूमन निकटतम प्रतिद्वंदी से हार जीत का फासला करीब 3 गुने ज्यादा होता है और इस बार इसीलिए ये हॉट सीट कहलाई जा रही है। और ये भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक 5 बार गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए इस बार का चुनाव बेहद अलग है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था। डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो दंगों से ग्रसित राज्य था, उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा निरंतर हमें इन क्षेत्रों में प्राप्त होती रही। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। इसमें इंजीनियर सरवण जी का भी नामांकन है चौरी चौरा से और मैं
क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा ग्रिम जीत की 2022 की सरकार बनाने के लिए। ये पहला कदम है लोकतंत्र का और उसमें अपील है जनता से कि सही दिशा में वोट डालें और बिना भेदभाव की सरकार बनाएं मोदी और योगी के नेतृत्व में 2022 के। विपक्ष तो 2014 से आरोप लगा रहा है ना, मैं जीत रहा हूँ, वो हार रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा है। हम लोग जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, तो उनका क्या कहा जा सकता है उनकी बातों को। और गोरखपुर से सीधे प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, आज का सबसे बड़ा या फिर ये कहें कि अभी तक का सबसे बड़ा नामांकन ये रहा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, क्या रणनीति आप समझ पाए हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो गोरखपुर से 5 बार संसद का चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ जीत के जा चुके हैं। और अगर हम बात करें गोरखपुर शहर विधानसभा जहां से आज योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया है, 23 वर्षों से लगातार वो पीठ के झोली में सीट आती रही है। और उसके पहले भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश जीत दर्ज किया है। और आज का जो नामांकन है, जो रणनीति है अमित शाह की, वो निश्चित रूप से गोरखपुर शहर विधानसभा के साथ साथ गोरखपुर के 9 विधानसभाओं में भी इसका असर देखने को मिला है। निश्चित रूप से लोगों के अंदर उत्साह आया है और लोग जो है इस बात से खुश हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज अगर प्रशासन ने भीड़ को मना नहीं किया होता तो लाखों की संख्या होती, लेकिन कोरोना गाइडलाइन और चुनाव आयोग के गाइडलाइन का हवाला देते हुए आज जो है भीड़ को रोक दिया गया और सिर्फ 5 लोग नामांकन स्थल तक गए। और नामांकन स्थल अगर रिटर्निंग रूम की बात करें, जहां पे एडीएम एफआर राजेश सिंह का कोर्ट है, वहां पर सिर्फ सीएम योगी और इसके पहले के पूर्व विधायक जिनका टिकट कट के सीएम योगी को मिला है, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ये 2 लोग पहुंचे। तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बढ़त है और निश्चित रूप से हम इसको बढ़त कह सकते हैं, क्योंकि शहर विधानसभा की जो सीट है वो हमेशा पीठ के मतलब गोरख पीठ के अधीन रही है। तो इस बार भी देखना यह है कि जो विपक्षी लड़ने आ रहे हैं वो कितने वोटों से हार रहे हैं। हालांकि गोरखपुर के लोगों का ये मन है, मैं ग्राउंड जीरो पे हूं, लोगों से बात हुई है और लोगों का ये मन है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ से 2.25 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी कैसा प्रत्याशी यहाँ पे उतारती है। हालांकि चंद्रशेखर रावण और आम आदमी पार्टी से विजय श्रीवास्तव 2 लोग मैदान में हैं। अब ये लोग कितना अपनी पार्टी के लिए कर पाते हैं या योगी के सामने टिक पाते हैं, ये आने वाला वक्त यानी 3 फरवरी बताएगा। जी बिल्कुल प्रदीप, और एक तरीके से देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले तो नामांकन के लिए समय तय किया गया, उससे पहले पूजा अर्चना हुई, फिर उसके बाद संबोधन हुआ और संबोधन भी बेहद खास रहा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि नामांकन के साथ साथ एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी था। ये हम इसको शक्ति प्रदर्शन से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अमित शाह जब 2014 में आए थे, मुझे याद है 2014 में जब वो आए थे, उसके बाद गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की फिजा बदल गई थी। हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी का ने उपचुनाव जीता था, नए संसद बने थे प्रवीण निषाद, जो इस समय निषाद पार्टी और भाजपा के खाते से संत कबीर नगर से सांसद है। उस समय बहुत गजब का लहर था, समाजवादी पार्टी की लहर थी, लेकिन अमित शाह के एक रोड शो ने रातों रात इस पूरे माहौल को बदल दिया। तो कहीं ना कहीं से अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, एक जो टीम है, जो फायर टीम है, वो गोरखपुर में मौजूद है। और यही नहीं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और उसके बाद देखें तो सोमवार को भी योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो जो लगे हुए विधानसभा है वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट है उनका निकलना तय है। फिलहाल सभी लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जी प्रदीप, एक बात और, क्योंकि देखिए हमने मुख्यमंत्री का भी संबोधन सुना, हमने गृह मंत्री का भी संबोधन सुना, और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल की 30 से 35 सीटों पर उनका प्रभाव है। लेकिन अगर गृह मंत्री का संबोधन हम सुनते हैं तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुट्ठी बांधिए और आवाज़ इतनी जोर की होनी चाहिए कि यहाँ से लेकर सहारनपुर तक आवाज़ आए। इसका मतलब क्या हम ये मान के चले कि पूर्वांचल के साथ साथ यहीं से ही पश्चिम को भी साधने की कोशिश रही? बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह ने अपने उद्बोधन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी अपने
खाके में लिया। और यही नहीं, उन्होंने विपक्षियों को भी अपने निशाने में अपने एक वाक्यांश में लिया। जिस तरह से उन्होंने मुट्ठी बंधवा के और जयकारा लगवाने की कोशिश की, ये साफ स्पष्ट था कि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव अब वोटिंग का डे है, धीरे धीरे वोटिंग का डे नजदीक आ रहा है। और पूर्वांचल से जो हुंकार भरी जाती है, जो एक तरह से जो रणनीति की हुंकार है, उस हुंकार की जो टनक है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हालांकि जो राजनीतिक पंडित थे उनका ये कहना था कि इस बार जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी स्थिति गड़बड़ होगी, लेकिन योगी के आने के बाद और आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन किया, उनके साथ सभी जिनका टिकट कटा वो विधायक भी मौजूद रहे, जिनका टिकट नहीं कटा वो विधायक भी मौजूद रहे, जिस तरह से सभी लोग एक साथ एक क्रम में चलते नजर आए, उससे ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आ सकती है। और पूर्वांचल से ये बयार जो है आज से शुरू हो गई है। बिल्कुल प्रदीप, एक बात और, क्योंकि आप भी बता रहे हैं ग्राउंड पर आप मौजूद हैं और लोगों से आपकी बातचीत भी हुई है, जैसे कि अगर चंद्रशेखर की हम बात करें या फिर दूसरे प्रत्याशी की बात करें, यहाँ से वो ताल ठोक रहे हैं। और ऐसे में अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी यहाँ से उतारा नहीं गया है, और क्योंकि अगर अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने प्रत्याशी वहाँ पर उतार दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो अब सोच विचार कर प्रत्याशी वो उतारेंगे। दूसरा ये है कि चंद्रशेखर की बात करें, अन्य प्रत्याशी की बात करें, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शहर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर को जो है यहाँ के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको यहाँ के लोगों का जो स्थानीय लोग हैं, जो उनकी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ मीडिया का एक जो बेस है वो लेने आए हैं। अब अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अब नहीं हैं इस दुनिया में, उपेंद्र शुक्ला, काफ़ी दिनों तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे। यहाँ तक कि सीएम योगी की राजनीति में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। उनके परिवार को समाजवादी पार्टी ने इस बार तोड़ा है और उनको जो है समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करवाया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उस परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है। ऐसी स्थिति में अगर टिकट मिलता है तो देखिए 65,000 जो वोटर हैं वो गोरखपुर शहर विधानसभा में है और 95,000 कायस्थ हैं। तो ये जो 65,000 ब्राह्मण वोटर हैं, वो 65,000 ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा, पीठ के नाम पर गोरख पीठ को जाएगा, यानी योगी आदित्यनाथ को जाएगा। तो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति होगी, रणनीति कोई भी हो, लेकिन गोरखपुर शहर में वो फेल होती हुई नजर आ रही है। जी प्रदीप, क्योंकि अब देखा जाए तो देखिए बयानबाजी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर चाहे सपा की कहें, बसपा की कहें, या फिर कांग्रेस की करें, या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी की कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए, क्योंकि अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, ये हर पार्टी को समझ में आ गया है। और यहाँ तक अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से देखिए बदली बदली रणनीति नजर आ रही है। बयानबाजी कम, अब विकास को दिखाया जा रहा है, उपलब्धियों को बताया जा रहा है कि हमने ये काम किए हैं, और अगर हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं वोट की, तो फिर हम काम के आधार पर आपसे वोट अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने एकदम सही कहा, क्योंकि बीच में जिस तरह से वाद विवाद प्रतियोगिता का एक दौर जारी हुआ था समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में, कभी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बताया कि वो टैबलेट नहीं चला पाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अखिलेश यादव 12 बजे सो के जगते हैं। तो ये जो दौर है वो खत्म हो चुका है। देखिए, वोटर भी बहुत समझदार है, वोटर को ये पता है कि इन सब चीज़ों से जो है आम जनता का कोई वास्ता नहीं है। तो आम जनता को जो चाहिए वो विजन, वो व्यू, वो रिवाइव योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं। 5 वर्षों में जो उन्होंने किया, निश्चित रूप से गोरखपुर की अगर बात करें, फर्टिलाइजर दिया, एम्स दिया, इसके अलावा 8 बड़ी चौड़ी सड़कें दी, तारामंडल दिया, उसके अलावा प्रेक्षागृह दिया, मेडिकल कॉलेज में 8 ऐसी मशीनों को दिया जिसकी जांच के लिए लोग लखनऊ और दिल्ली जाते थे, अब वो जांच यही हो रही है। तो जो विकास का पैमाना है, जो विकास का खाका है, उसके आधार पर योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर उनके प्रवक्ताओं की बात करें, अब ये सारी बातें जो है सारी धुरी आकर विकास पर टिक गई हैं। और कुछ हद तक अगर हम देखें तो हिंदुत्व को भी उसमें समेटा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो बदल चुकी है विपक्ष की रणनीति को देखते हुए। बिल्कुल प्रदीप, और रणनीति अब यह है कि विकास गिनाया जाए, उपलब्धियों को बताया जाए, उसके बाद वोट अपील की जाए। प्रदीप, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।